क्लास 12th मोस्ट वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो देखो, जैसे कि हमने पिछला क्लास में समझा था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में, जिसका हमने बेसिक जर्नल एंट्री कैसे करते हैं ये तो समझ लिया था। बट आज की क्लास में हमें रिजर्व के बारे में ही जानना है। कौन सी रिजर्व? तो जो स्पेशल रिजर्व दो जो हमारे थे, जो कि हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व थे, इनके बारे में आज की क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। से अब ये एंडिंग की ओर जा ही रहा है। इसके बाद हमारा रिवैल्यूएशन का क्लास होगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये क्लास जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी हमारे साथ साथ ही बनाना। ठीक है, देखो इस साइड पे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को समझेंगे। ठीक है, इसे शॉर्ट में मैंने WCR लिखा है, और इधर हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को समझेंगे। ठीक है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पहले तो इसे ही समझ लेते हैं होता क्या है। तो देखो, जैसे कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म है और उसमें जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉय हैं, वर्कर हैं, अगर उनके साथ किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी भी कारण से उनका कोई क्षति हो जाता है काम करने के दौरान, तो उनके लिए अलग से एक रिजर्व रखा जाता है बना करके, जिसे बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ओके, जरूरत पड़ने पर इस रिजर्व से ही उन वर्कर्स को, उन एम्प्लॉइज को जो है वो पेमेंट किए जाते हैं। ओके, सपोज दैट कि एक फर्म है, उसमें 3 पार्टनर्स के अलावा 2-3 और एम्प्लॉइज जो है वो काम करते हैं, जिनमें से एक एम्प्लॉय का काम करने के दौरान ही कोई हादसा हो जाता है। सपोज कि उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया या पैर फ्रैक्चर हो गया, ऐसा अगर कोई हादसा हो जाता है तो उनके लिए अलग से जो रिजर्व फंड बना के रखा गया होता है ना, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इससे फर्म उनका भरपाई करेगी। ठीक है, उनको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ओके, देखो सबसे पहली बात, हम इसका ना सारे केसेस को समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। लेट्स से कि अगर फर्म में इन्वेस्टमेंट मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 1 लाख रुपीज का ऑलरेडी बना हुआ था। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था? 1 लाख रुपीज का। और यहाँ पे जो है वो 3 पार्टनर्स थे, दैट इज A, B और C मान लेते हैं अभी। ठीक है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 5:3:2 था। देखो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अब स्टार्ट होता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे C जो है वो रिटायर हो रहा है। ठीक है, C जो है वो फर्म छोड़ के जा रहा है, क्योंकि अगर फर्म नॉर्मली चलता है तब तो हम उसमें कुछ भी नहीं करते, कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करते। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कब करते हैं? जब रिकंस्टिट्यूशन होता है। रिकंस्टिट्यूशन होता है एडमिशन के टाइम पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग हुआ हो तो होता है, और कब होता है? डेथ के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे। तो ये सारा केस में हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि C रिटायर हो रहा है, तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन्होंने पहले से तैयार कर रखा था, वो तो तीनों पार्टनर्स का हुआ ना, A, B और C तीनों ने बनाया मिलके। ठीक है, फर्म इन तीनों का है, तीनों ने मिलके काम किया, तो इन तीनों का है इसमें राइट। अब C जो है वो जा रहा है फर्म छोड़ के, तो अगर इसमें से किसी एम्प्लॉय या वर्कर को भुगतान हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये अभी भी रखा पड़ा है फर्म में, अभी भी अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में अगर आपको लायबिलिटी साइड अगर लिखा मिल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब उस टाइम पे वो रिजर्व है फर्म में अवेलेबल और रिटायरमेंट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको इसका बंटवारा करना ही होगा। ठीक है, अगर एडमिशन भी होता है तब भी हम इसका बंटवारा करते हैं, जो पहले से ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनके बीच। अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो उसमें भी कैसे करते हैं ये भी हमने समझा। तो इन दोनों चैप्टर्स में भी हम इनके बारे में जाने ही थे, और आज रिटायरमेंट में भी जान रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो है रिजर्व वगैरह जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह होते हैं वो सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो समझ में आ गया कि 1 लाख का जो है वो रिजर्व है। ठीक है, और यहाँ पे 5:2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे केस क्या बनता है? तो सबसे पहला केस बनता है कि कोई क्लेम नहीं आया। ठीक है, नॉट क्लेम्ड मतलब कोई भी क्लेम जो है वो ये 1 लाख रुपए का नहीं आया, मतलब किसी भी कोई भी वर्कर जो है वो 1 लाख रुपए का कोई क्लेम नहीं मांगा है। सेकंड केस आता है कि ये 1 लाख रुपए में से 50,000 का जो है वो क्लेम आया है। ठीक है, 50,000। तीसरा केस है कि पूरा 1 लाख का क्लेम आ गया है, और चौथा केस जो आपका होगा वो हो गया 1,50,000 का क्लेम आया है। ठीक है, हम इधर लिखते हैं। देखो समझना क्या है इसमें आपको, तो देखो सबसे पहली बात कि आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है? 1 लाख का। ठीक है, पहला केस है कि इसमें से किसी भी वर्कर ने कुछ नहीं डिमांड किया, कोई भी क्लेम इसके लिए रिसीव नहीं हुआ है।
ठीक है, कोई ने किसी ने भी इसका दावा नहीं किया है कि मुझे चाहिए। अब देखो अपने मन से तो फर्म नहीं दे देती वर्कर्स को, देती कब है जब उनका रियली में कोई क्षति हुआ हो और वो उसका डिमांड करे, उसके लिए क्लेम करे, तब मिलता है उन्हें। ठीक है, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका 1 लाख का और इसमें कोई क्लेम नहीं आया। फिर हुआ क्या कि 1 लाख में से 50,000 का क्लेम आया और अभी भी 50,000 जो है वो बचा हुआ है। तीसरा केस क्या है कि 1 लाख में से पूरा 1 लाख का क्लेम आ गया है, अब आपका रिजर्व में कुछ नहीं बचा। और तीसरा है कि 1,50,000 का क्लेम आ गया है। ये सारा जो है वो क्लेम है। ठीक है, इतना क्लेम किया हुआ अमाउंट है ये सब। ठीक है, ये भी क्लेम किया हुआ अमाउंट है। ओके, अब देखो ये आपका हम केस नंबर 1 में पढ़ेंगे, ये केस नंबर 2 है हमारा, ये केस नंबर 3 है और ये केस नंबर 4 है। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है कि 4 केस बन सकते हैं। तो जो पहला केस है उसमें क्या है कि कोई भी क्लेम नहीं किया गया है, इस 1 लाख को जो है वो कोई वर्कर नहीं मांगा है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, तो सिंपल है, जब कोई नहीं मांगा तो इसे पार्टनर्स जो है वो अपने पास ही रख लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिंपल जो रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वही, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और सी को भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सी का भी राइट बनता है, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना है 1 लाख रुपीज। तो ये 1 लाख रुपीज जो है वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे 5:3:2 के रेशियो में। ओके, तो यहाँ पे ए को मिलता है 50,000, बी को मिलता है 30,000 और सी को मिलता है 20,000। आई बात समझ में? ये केस नंबर 1 में था। ठीक है, चलो यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आता है। सेकंड केस है हमारा कि जब क्लेम जो है वो 50,000 का रिसीव हो। मतलब देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका है 1 लाख का। ठीक है, और इसमें आपको क्लेम कर लिया गया है, मतलब आपसे किसी वर्कर ने 50,000 का क्लेम किया है, तो अभी भी आपके पास 50,000 है बचा हुआ, है ना। तो ये 50,000 जो है वो भी ये सारे पार्टनर्स बांटेंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ओके, मुझे लगता है कि इधर हमारा ये चारों केस नहीं होने वाला, तो हम इधर भी लिख लेंगे, उसके बाद IFR को समझेंगे। ओके, तो ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आता है। अब देखो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, तो सिंपल है, ये भी ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो ऐसे समझना है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो आपका इसमें डेबिट होना ही है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप डेबिट कर दोगे। और टू इसमें क्या कि 50,000 का क्लेम किया गया है ना इसमें, तो टू प्रोविजन, ये क्या होता है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन ये लिखा हुआ है, समझ जाना। ठीक है, और टू फिर एज कैपिटल जो बचेगा 50,000। देखो क्लेम कितना का आया 50,000 का, तो 50,000 हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, और जो बाकी का देखो 1 लाख था पहले से, ठीक है 1 लाख थे और उसमें से 50,000 का क्लेम रिसीव हो गया, तो अभी 50,000 है ना, तो वो ए के कैपिटल में जाएगा, बी के में भी जाएगा और सी के में भी जाएगा। क्यों जाएगा, तो क्योंकि जो बच गया है वो प्रॉफिट तो तीनों पार्टनर्स के हैं, तो वो तीनों इस पे जो है वो तीनों का अधिकार होता है। ठीक है, तो बचा हुआ जो 50,000 है वो इन सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कितने में, तो ये 50,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5:3:2 के रेशियो में। ओके, तो यहाँ पे ए के पास जाता है 25,000, बी के पास जाता है 15,000 और सी के पास जाता है 10,000 रुपीज। ओके, आई बात समझ में? चलो ये तो केस नंबर 1 और 2 समझ में आ गया। अब हम केस नंबर 3 को समझते हैं। केस नंबर 3 में क्या है कि 1 लाख जो है वो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और क्लेम भी, मतलब आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख का है और क्लेम भी जो है वो आपको 1 लाख का मिल गया है। मतलब अब आपके पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, अब आपके पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या हुआ है, कुछ भी नहीं बचा है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो सिंपल है, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को आप डेबिट तो करोगे ही। अब ये पार्टनर्स के पास तो जाने वाला है नहीं। क्यों नहीं जाने वाला पार्टनर्स के पास, क्यों जाएगा पार्टनर्स के पास, कुछ बचा ही नहीं है, तो पार्टनर्स के पास जाना है क्या, नहीं। क्लेम 1 लाख, मतलब 1 लाख का रिजर्व था, 1 लाख यूज हो गया, बस बात खत्म हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर आपका हो जाता है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ओके, कितने का, तो ये 1 लाख रुपीज एंड यहाँ पे भी 1 लाख रुपीज आप लिख दोगे। ओके, आई बात समझ में? ये था केस नंबर 3। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। देन हम क्या करेंगे, केस नंबर 4 को समझेंगे। ठीक है, अब केस नंबर 4 में क्या है कि देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका है 1 लाख रुपीज का। ठीक है, और इसमें हुआ क्या है कि वर्कर्स ने जो क्लेम कर दिया है वो कितने का कर दिया है, 1,50,000 का। मतलब रियली में उसका 1,50,000 का जो है
वो नुकसान हुआ है, तो ये उनको कंपनसेशन देना ही पड़ेगा ना। अब देखो, जब अधिक हो रहा था, बच जा रहा था, तो पार्टनर्स इसे लेके अपने साथ अपने घर जा रहे थे। बट अगर घट रहा है तो किस पे जिम्मेदारी आएगा? तो यस, अगर घट रहा है ना, तो वो पार्टनर्स फिर अपने लेकर के आएंगे वापस, मतलब अपने घर से लेके आएंगे फिर पार्टनर्स यहाँ पे। अब कैसे लाएंगे? देखो सिंपल है, हमारे पास क्लेम मतलब हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है? तो 1 लाख रुपीज का है। 1 लाख से पहले हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है। और टू में हम क्या करेंगे? तो प्रोविजन कितना का किया गया है? प्रोविजन मतलब क्लेम कितना का किया गया है? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का क्लेम आया हमारे पास? 1,50,000 रुपीज का। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपके पास है 1 लाख, मांगा गया आपसे 1,50,000, तो बाकी का 50,000 अमाउंट कहाँ से आए? तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट से आता है। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन में भी पार्टनर्स जो है ना वो अपने घर से लाते हैं, देख लेंगे अभी हम। तो यहाँ पे जो ये 50,000 एक्स्ट्रा हो गया, ये रिवैल्यूएशन से आएगा, इसलिए हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट। आई बात समझ में? कितना? 50,000 रुपया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये रिवैल्यूएशन में 50,000 कहाँ से आता है? तो देखो, रिवैल्यूएशन को आपने डेबिट किया, अब इसे खत्म भी करना होगा। रिवैल्यूएशन अपने पैकेट से रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ से आ जाएगा अमाउंट? कैसे रिवैल्यूएशन पेमेंट करेगा? तो रिवैल्यूएशन पेमेंट करेगा पार्टनर से ले करके। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पार्टनर्स के पास जब प्रॉफिट हो रहा था तो जा रहा था लेके, अब लेके आएंगे, और जब लेके आते हैं तो उनका कैपिटल जो है वो घटता है, इसलिए उनके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट जो है वो हो जाएंगे डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट भी हो जाएंगे आपके डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट भी आपके हो जाएंगे डेबिट। ओके, और क्या लिखेंगे हम? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, आई बात समझ में? कितना? तो आधी कितना हुआ है? 50,000, ये 50,000 ही लेके आएंगे बाकी पार्टनर्स। कितना? 25,000 रुपीज, 15,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज। किस रेशियो में लाया गया पता है ना? यस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इनका है 5:3:2 में। आई बात समझ में? तो ये होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। नोट करना है तो कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि अब हम सभी जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को समझेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया ना आप सभी ने? अब मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है ना वो एक ऐसा रिजर्व है जो कि फर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू में कमी हो जाएगा बाद में मार्केट वैल्यू में, या बढ़ोतरी हो जाएगा, इसलिए बनाया जाता है। जैसे अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया है तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए वो अलग से रिजर्व बना के रखते हैं, जिसे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी जो है वो आपको लायबिलिटीज साइड पे ही मिलेगा बैलेंस शीट में। अगर इसके बारे में चलो देख ही लेते हैं हम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR। ओके, देखो यहाँ पे इसमें आपको दो चीज को देखना है। सबसे पहला कि मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए है। ठीक है, मतलब रिजर्व आपका कितना का बना के रखे हैं पार्टनर्स ने? 1 लाख रुपीज के। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो 2 लाख रुपीज है। ओके, मान लेते हैं कि 2 लाख रुपीज जो है वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है। पार्टनर्स को पता है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपीज और उसके लिए रिजर्व बनाया है 1 लाख का। अगर ये 2 लाख से कम होता है तो फिर इससे राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आता है? अब यहाँ पे केस क्या बनता है? तो इसमें हम 5 केस को समझेंगे। तो सबसे जो पहला केस है, इसमें क्या होता है कि मार्केट वैल्यू जो है ना, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, मतलब अगर 2 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 लाख ही रहने वाला है। ठीक है, 2 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 2 लाख ही रहने वाला है। फिर दूसरा केस बनता है कि आपका जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का वो कम हो गया है, लेकिन ये IFR से मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से मतलब राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो है वो हो गया है रुपीज 1,50,000 रुपीज। ठीक है, मान लेते हैं अभी 1,50,000 रुपीज हो गया। कैसे हो गया इसे अभी हम समझेंगे आगे कि इसमें क्या करना है। दूसरा हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो है वो 1 लाख हो गया है, तीसरा एंट्री। और चौथा इसमें आपका होगा 4th नंबर में कि इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है, पहला तो इसमें 50,000 कम हो गया, इसमें पूरा 1 लाख कम हो गया, और इसमें क्या हो गया 4th नंबर में, इसमें भी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम तो हुआ है बट वो इतना कम हो गया है कि ये 1 लाख जो यहाँ पे रिजर्व आपने बना के रखा है उससे भी अधिक कम हो गया है।
अब आपको मतलब ज्यादा घाटा होने लगा है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे 50,000 हो गया आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। और फोर्थ केस है कि फिफ्थ केस जो है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ गया, मतलब 2 लाख से अब हो गया 3 लाख रुपीज, ठीक है। यहाँ पे भी हम वही एग्जांपल को लेते हैं कि ए, बी और सी है पार्टनर्स, ठीक है। इसमें सी रिटायर हो रहा है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। हम इसी रेशियो में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पे भी हमें दोनों केसेस को समझने होंगे, पहला नंबर और दूसरा नंबर एंट्री में यहाँ समझेंगे। पहला तो देखो कि क्या है कि आपने रिजर्व बना के रखा 1 लाख का, इन्वेस्ट किया कितना 2 लाख रुपीज। अब आपका जो है जब टाइम हो रहा है रिटायरमेंट का, जब सी रिटायरमेंट कर रहा है तो उस टाइम पे देखा गया सारा विवरण, सारा ब्यौरा देखा गया, तो वहां पे पता चला कि ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में मतलब जो है वो अमाउंट 1 लाख है और इन्वेस्टमेंट किया गया था 2 लाख का। अब इसका मार्केट वैल्यू को देखते हैं इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट वैल्यू है वो 2 लाख ही है, ना बढ़ा है ना घटा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो पार्टनर्स ले लेंगे और अपने साथ लेके अपने घर चले जाएंगे, ये इनका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे बांट लो। और एक चीज और, अगर कुछ भी ना लिखा हो ना क्वेश्चन में, बस लायबिलिटी साइड में आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखा गया है और कुछ नहीं लिखा गया है कि कितना क्लेम किया गया है, तो भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है, ऐसे केस नंबर 1 में जैसे हम कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को आप करोगे डेबिट टू ए, टू बी और टू सी, ठीक है। टू कैपिटल अकाउंट लिख लेना। ये 1 लाख रुपीज था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए, बी और सी, तो ये 50,000 इनके पास, ए के पास, 30,000 बी के पास और 20,000 जो है वो सी के पास जाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन 2 नंबर, यहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, देखो पहले क्या था कि इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो आपका 2 लाख है, ठीक है। और अब जो है मतलब ये तो बुक वैल्यू है ना, ये बुक वैल्यू है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू है ये। और मार्केट वैल्यू कितना हो गया इसका, मार्केट वैल्यू मतलब उस टाइम पे, जिस टाइम पे रिटायरमेंट का अकाउंटिंग हो रहा है उस टाइम पे देखा गया तो मार्केट वैल्यू कितना था इन्वेस्टमेंट का, तो 1,50,000 रुपीज था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 50,000 जो है वो जो नुकसान हो रहा है ना, यहाँ 50,000 तो नुकसान हो रहा है, आपने इन्वेस्ट किया 2 लाख और अब उसका प्राइस जो है वो मात्र 1,50,000 है, तो 50,000 रुपए का तो आपको लॉस ही हो रहा है ना। यस, तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो बनाया ही इसलिए जाता है ताकि आपका लॉस जो है वो भरपाई किया जाए, ठीक है। तो ये जो 50,000 का लॉस जो हो रहा है ना, इसका भरपाई हम करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। ओके, आई बात समझ में। अब देखो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को आपको करना होगा डेबिट, और इसमें अमाउंट कितना है 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख आप यहाँ पे दिखा दोगे, ठीक है। और टू क्या, तो 50,000 जो इन्वेस्टमेंट आपका कम हो गया ना वो अमाउंट लिखना होगा, तो 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मतलब आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से अमाउंट लिए हैं और इन्वेस्टमेंट में जमा कर दिए, इन्वेस्टमेंट में डाल दिए। क्यों? क्योंकि 50,000 इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका कम हो गया था इसलिए, ठीक है। और देखो अब तो 50,000 अभी भी इसमें बचा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, 50,000 दे दिए इन्वेस्टमेंट को, यहाँ पे 50,000 इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो इसको दे दिए, अभी भी तो 50,000 है ना, तो वो 50,000 का क्या होगा, तो वो पार्टनर्स जो है वो अपने पास बांट लेंगे, ये इनका प्रॉफिट हो जाएगा, वो इसे लेके अपने घर चले जाएंगे। ओके, देखो इतना प्रॉफिट हो रहा है और देखना लॉस टाइम में फिर उन्हें अपने घर से भी लाना पड़ेगा, ठीक है। सब चीज नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं होता, लॉस भी झेलना पड़ेगा आपको। तो 2A, 2B और 2C, ए के पास कितना, तो ये 25,000, वही रेशियो में हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेना। ओके, ये इस तरीके से होता है। होप कि आपको समझ में आ रहा है। 1 और 2 आपने समझ लिया। अब थर्ड नंबर को थोड़ा समझते हैं। थर्ड नंबर में क्या है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 लाख का है और एकदम जो है वो कमी कितने का हुआ है, उतना ही हुआ है जितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में आपका अमाउंट है। देखो आपका इन्वेस्टमेंट कितना भी हो, आपका कमी उतना हुआ है जितना कि आपने रिजर्व बना के रखा था। देखो यहाँ पे कमी कितना हुआ, 1 लाख का, मतलब 2 लाख रुपीज पहले से था, ठीक है। इसमें से 1 लाख जो है वो एकदम कम हो गया मार्केट वैल्यू। अब जो मार्केट वैल्यू है ना इन्वेस्टमेंट का वो कितना है, 1 लाख है, तो 1 लाख का कमी हो रहा है यहाँ पे। देखो 1 लाख का कमी हो रहा है ना, यहाँ पे मैंने 2 लाख लिया है और ये जो शॉर्ट मतलब सिंपल एग्जांपल्स को मैंने यहाँ पे लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना तो निश्चित है कि आप सॉल्यूशन भी बहुत ही अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहली बात कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को आपको करने होंगे डेबिट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट करेंगे, कितना है अमाउंट, 1 लाख, तो 1 लाख तो दिखा दो सबसे पहली बात।
ठीक है, और 2, तो 2 में यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि जितना भी था वो सारा हमारा इन्वेस्टमेंट में चला गया है, इन्वेस्टमेंट के पास चला गया है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ही 1 लाख से हमारा कम हो गया था। आई बात समझ में? थर्ड नंबर था ये। अब फोर्थ नंबर में क्या है कि इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू इतना कम हो गया है कि ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से भी नहीं भरपाई हो रहा है, मतलब उससे भी अधिक कम हो गया है। देखो पहले कितना था, 2 लाख था। पहले कितना था इन्वेस्टमेंट का जो बुक वैल्यू है वो था 2 लाख रुपीज। ओके, हम जानते हैं 2 लाख था। और अब कितना हो गया मार्केट वैल्यू रिटायरमेंट के टाइम पे? 50,000, इतना कम, मतलब 50,000 कम हो गया। अब इसमें नुकसान कितने का हुआ है? 1,50,000 रुपीज का। अब यहाँ पे है आपके पास मात्र 1 लाख और आपका नुकसान हो गया 1,50,000 का। तो बाकी का 50,000 आप कहाँ से लाओगे, क्या करोगे? तो बाकी का जो 50,000 का आपका नुकसान हुआ है वो यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन से लेके आएंगे, और फिर रिवैल्यूएशन में भी पार्टनर्स जो है वो अपने घर से लेके आएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, वैसे ही जैसे अभी हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में किया था। ठीक है, तो यस यहाँ पे करते हैं। चलो, अब पार्टनर्स के पास तो कुछ भी नहीं जा रहा है ना, लॉस ही हो रहा है अब उन्हें। अब देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट करेंगे डेबिट, है कितना? मात्र 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए इसमें दिखा दो। और टू आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने का हो गया है? वेट, यहाँ पे थोड़ा स्पेस, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका कितने का हो गया है? तो मात्र 50, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कितना कम हो गया है? तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के सामने कम वाला अमाउंट दिखाते हैं सब जगह, देख लो ध्यान से। इन्वेस्टमेंट के सामने जितना अमाउंट कम हुआ है वही दिखाते हैं। यहाँ पे 1,50,000 हो गया था तो 50,000 कम हुआ है तो वही अमाउंट दिखाए हैं। यहाँ पे आपका 2 लाख था, अब 1 लाख इसमें कम हो गया है तो 1 लाख ही दिखाए हैं। जितना कम होता है उतना ही दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कम हुआ इन्वेस्टमेंट का वैल्यू? पहले 2 लाख था और अब 50,000 है, तो 1,50,000 कम हुआ है ना, 1,50,000 रुपीज। तो यहाँ पे 1,50,000 रुपीज दिखाएंगे। ओके, आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे है उनके पास मात्र 1 लाख और देना कितना? 1,50,000। 50,000 कहाँ से आए? तो ये जो 50,000 है ना वो रिवैल्यूएशन से लेके आएंगे। ओके, तो ये होता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना? 50,000। ठीक है, अब देखो रिवैल्यूएशन भी कहाँ से लाएगा? तो रिवैल्यूएशन में भी हम पार्टनर्स को लाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना होगा? पार्टनर्स को लाना पड़ेगा। पार्टनर्स अपने, जब प्रॉफिट हो रहा था तो बड़े मजे थे, लेके जा रहे थे घर, लेकिन अब जब लॉस हो रहा है तो भी उन्हें अपने घर से लाना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन यहाँ डेबिट हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन। ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई बात समझ में? और इसे ए भी लाएंगे, बी और सी तीनों लाएंगे, लिख लेना। ठीक है, कैपिटल। और कितना? तो 50,000 है ना, तो ये सेम रेशियो में आएगा, 5:3:2 का रेशियो में। ओके, आई बात समझ में? और यहाँ पे आपका हो जाता है 50,000। ठीक है, यहाँ 4 तक तो समझ में आ गया। अब देखो 5 नंबर को हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं इधर इरेज करने वाली हूँ। ठीक है, ले लिया ना? चलो देखो, अब यहाँ पे जो 5 नंबर है उसमें क्या हो रहा है? तो 5 नंबर में बड़े मजे हैं। क्यों? एक तो इन्वेस्टमेंट का भी दाम बढ़ गया है, और इन्वेस्टमेंट का दाम अगर बढ़ गया तो कितना अच्छा बात है ना। देखो पहले इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने किया था मात्र 2 लाख रुपीज का, और जब रिटायरमेंट हो रहा है तब आप देख रहे हो कि मार्केट वैल्यू जो है वो इन्वेस्टमेंट का 3 लाख हो गया है। यहाँ पे जो सीधा प्रॉफिट हुआ है ना 1 लाख रुपीज का, इसका क्या होगा? तो ये जो सीधा प्रॉफिट हुआ है इसे पार्टनर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तीनों पार्टनर्स। अब ऐसे नहीं कि बस ए और बी को देना, सी का भी इसमें राइट बनता है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट सी ने भी किया था, सी भी वहां पे पार्टनर था ना पहले, तो यस उसे भी मिलने वाला है। सबसे पहले तो इस प्रॉफिट पे बाद में ध्यान देंगे, सबसे पहले तो ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका यूज ही नहीं हुआ इसे बांटना होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को करोगे डेबिट, 2A 2B और 2C। ठीक है, 1 लाख था तो 1 लाख लिख लेना, ए के पास, बी के पास और सी के पास यहाँ पे 50,000 30,000 एंड 20,000 जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है? चलो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बट गया है, ये ए नंबर था इसका और ये बी नंबर। अब इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट हुआ है, पहले 2 लाख था अब 3 लाख हो गया, 1 लाख का सीधा प्रॉफिट, तो इसे भी अब आपको ट्रांसफर करना होगा, लेकिन ये सीधा पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाता। जैसे कि यहाँ पे सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से नहीं ले आते हैं ना अमाउंट, पहले रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स जो है पहले रिवैल्यूएशन में अमाउंट डालते हैं और फिर रिवैल्यूएशन से यहाँ पे आता है। तो सेम प्रॉफिट के टाइम पे भी यही होने वाला है
इन्वेस्टमेंट से जो आपको प्रॉफिट होगा इसे आप ट्रांसफर करोगे रिवैल्यूएशन में, ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि ये प्रॉफिट है और रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए प्रॉफिट को हम क्रेडिट में दिखाते हैं रिवैल्यूएशन में, ओके। और यहाँ पे ये लॉस है इसलिए यहाँ पे डेबिट है रिवैल्यूएशन। आई बात समझ में? कितना है तो 1 लाख एंड 1 लाख रुपीज, ओके। आई बात समझ में? अब देखो ये 1 लाख क्या करेगा, रिवैल्यूएशन अपने पास रखना है क्या? नहीं, ये रिवैल्यूएशन भी जो है वो इसे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। ये प्रॉफिट है पार्टनर्स का, ये सभी जो है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी एंड टू सी करेंगे। ये जो बढ़ गया है प्रॉफिट 1 लाख रुपीज का, वही, ठीक है, ए के पास, बी के पास, सी के पास 5:3:2 का रेशियो में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को समझते हैं, ओके। आई होप कि इतना समझाने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, रिवीजन कर लेना। और अगर क्लास ना समझ में आए तो फिर से स्टार्टिंग से देखना, बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने, बहुत ही एनर्जी लगता है इतना बताने में, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ गया। अगर क्लास अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आपने लाइक कर दिया, और अगर न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।